कौन सा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश है? क्या कौन सी कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको सोचना चाहिए कि किस देश की इकोनॉमी सबसे बड़ी है, किस देश के पास 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का जीडीपी है, या किस देश की कंपनियां दुनिया की सबसे फेमस कंपनी है, या किस देश की फिल्मों ने विश्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है। वह कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीते हैं, या फिर सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, और वह कौन सा देश है जिसके पास विश्व की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है। इन सब सवालों का जवाब है अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर कैसे बना? इस देश ने ऐसा क्या किया कि इतना ताकतवर देश बन गया है? इस सवाल का जवाब जानने का आज हम प्रयास करेंगे। इस चार्ट से पिछले 2000 सालों का इतिहास देखने पर पता चलता है कि दुनिया की जीडीपी में किस देश का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आप देखोगे 1800 से पहले इंडिया और चाइना, ये दो कंट्री विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर्स थी। विश्व में ज्यादातर ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया और चाइना के अराउंड ही इन्वॉल्व करती थी और 1800 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 1900 के बाद से सिर्फ पिछले 100 सालों में अचानक से यूएसए ने अपना डोमिनेंस दिखाया और दुनिया के जीडीपी में इतना बड़ा शेयर ले लिया। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। साल 1492 इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका के पास कुछ कैरेबियन आइलैंड्स की डिस्कवरी की। इसी के बाद से ही यूरोपियंस को अमेरिका के बारे में पता चला और अमेरिका की कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हुई यूरोपियंस के द्वारा। इस दौरान अमेरिका में रेड इंडियंस रहते थे, जिन्हें नेटिव अमेरिकन भी कहा जाता है। बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स थे। स्पेन ने मोस्टली साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज किया, जिसे आज के दिन लैटिन अमेरिका कहा जाता है। यही रीजन है कि ज्यादातर साउथ अमेरिकन कंट्रीज में स्पेनिश बोली जाती है। ब्रिटेन ने अराउंड 1600s में अमेरिका में अपनी पहली कॉलोनी बसाई और फ्रांस ने भी कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया। शुरुआत में यही 3 मेन पावर्स थी, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज किया। इसके बाद आने वाले सालों में अमेरिका में रहने वाले नेटिव अमेरिकन की पॉपुलेशन 80 से 90% खत्म हो गई और इसके पीछे कई रीजंस हैं। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है जो डिजीज यूरोपियन कॉलोनाइजर्स अपने साथ लेकर आए थे, स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंस जैसे डिजीज। इनके लिए नेटिव अमेरिकन के अंदर इम्यूनिटी नहीं थी। इसके भी कई दशकों बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन रिवॉल्यूशनरीज ने अपना इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया ब्रिटिश से। तो अमेरिका एक नई कंट्री बन गया। यहां पर जन्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। साल 1850। अगर आप चार्ट में देखोगे तो अमेरिका का जो ग्राफ है वो 1850 के बाद ही ऊपर उठना शुरू हुआ है। ये वो जमाना था जब ब्रिटिश, फ्रेंच और स्पेनिश कॉलोनाइजर्स दुनिया भर के कई देशों पर, कई टेरिटरीज पर कब्जा करके बैठे थे। इंडिया भी ब्रिटिश की एक कॉलोनी था। ऐसे में यूएसए ऑलरेडी एक डेमोक्रेटिक देश बन चुका था। तो कोई भी नया देश अगर सोचता है कि मुझे यूएसए के साथ जुड़ना चाहिए या फिर ये ब्रिटिश, फ्रेंच और स्पेनिश के अंदर, इनके राज्य के अंदर आ जाना चाहिए, तो कोई भी देश यूएसए से जुड़ना प्रीफर करता है, क्योंकि उन्हें वही फ्रीडम, वही डेमोक्रेसी मिलती जो यूएसए में कई स्टेट्स को मिलने लग रही थी। यही रीजन था कि फ्लोरिडा, ओहायो जैसे स्टेट्स ने प्रीफर किया कि वह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जुड़ जाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि वो किसी स्पेनिश राज, ब्रिटिश राज के अंदर एक कॉलोनी बन के रह जाए। 1836 में टेक्सास एक स्टेट थी जिसने मैक्सिको से आजादी पाई, लेकिन मैक्सिको फिर भी उन्हें इतना तंग करने लग रहा था कि उन्होंने कहा कि हम भी जुड़ना चाहते हैं यूएसए के साथ। और ऐसे ही धीरे धीरे करके एक के बाद एक स्टेट यूएसए के साथ जुड़ती गई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़ा बनता गया। हर स्टेट का यूएसए के साथ जुड़ने के पीछे अपना रीजन था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका बड़ा भोला भाला देश था। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री जरूर था अमेरिका,
लेकिन उनके भी इंटेंशन थे कि जितना ज्यादा वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर सके उतना ही अच्छा होगा। इसी रीजन से 1867 में अलास्का की जो टेरिटरी थी वो अमेरिका ने रशिया से $7.2 मिलियन देकर खरीद ली। ऐसे ही एक हवाई की स्टेट है पैसिफिक ओशन के बीचों बीच। आप सोचोगे कि आज के दिन एक टेरिटरी जो इतनी दूर है यूएसए से, कैसे यूएसए का पार्ट हो सकती है। 1898 में यूएसए ने किंगडम ऑफ हवाई को ओवरथ्रो कर दिया और इस टेरिटरी को भी ऑक्यूपाई कर लिया। अब कहने के लिए यूएसए एक कॉलोनाइजर नहीं था, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन की तरह, लेकिन इसका बिहेवियर भी उन्हीं जैसा ही था। पोर्टो रिको, ग्वाम और फिलीपींस के जो एरियाज थे उन्हें भी यूएस के द्वारा एनेक्स किया गया 1898 में। यूएसए ने $20 मिलियन दिए स्पेन को फिलीपींस अपने अंदर लेने के लिए। लेकिन आज के दिन फिलीपींस एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, क्योंकि 1946 में फिलीपींस को इंडिपेंडेंस मिल गया था यूएसए से। 1900 तक यूएसए एक बहुत ही बड़ा देश बन चुका था। ढेरों टेरिटरीज यूएसए का पार्ट थी और जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा देश होगा उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी बड़ी होगी, उतना ही ज्यादा जीडीपी होगा। यही रीजन है कि आप देखोगे तो यूएस ऑलरेडी काफी बड़ा शेयर ऑक्यूपाई कर चुका है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, असली जादू होता है 1900 और 1950 के बीच में। याद है आपको क्या हुआ था इन 50 सालों में? दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हुई, लेकिन ये दोनों वर्ल्ड वॉर कहां हुई थी? यूरोप में हुई थी। फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्पेन, इटली सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे इन दोनों वर्ल्ड वॉर में। लेकिन यूएसए ने भी पार्टिसिपेट किया था इन वर्ल्ड वॉर में, लेकिन इन देशों को सिर्फ हथियार सप्लाई किया था। यूएस की जमीन पर लड़ाई नहीं हुई। बहुत से अमेरिकन सोल्जर्स जरूर शहीद हुए इन दोनों वर्ल्ड वॉर में, लेकिन इकोनॉमिकली यूएसए को ज्यादा असर नहीं पड़ा। यूएसए एकलौती कंट्री थी जिसने प्रॉफिट कमाया इन वर्ल्ड वॉर से। जर्मनी, फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को इतने हथियार उन्होंने बेचे कि ओवरऑल वह प्रॉफिट में ही रहे। और यूके, जर्मनी, फ्रांस जैसी जो कंट्रीज थी इनके अंदर पूरी तबाही मच गई। वर्ल्ड वॉर के दौरान जब यूरोपियन कंट्रीज में जंग छिड़ी, यूरोपियन लोगों को लगा कि हमारी करेंसी तो डूबने वाली है, तो अपना पैसा बचाने के लिए यूएस डॉलर खरीदने का फैसला किया, क्योंकि यूएस डॉलर एक स्टेबल करेंसी है और अमेरिका काफी स्टेबल कंट्री है वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। तो बहुत सारे लोगों ने जाकर यूएस डॉलर खरीदा, जिससे कि यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंतिम मुकाम पर था, तब 44 एलाइड कंट्रीज साथ में आई और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ लिंक कर देंगे और यूएस डॉलर गोल्ड के साथ लिंक रहेगा। और एलाइड कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 जीती और यूएस डॉलर इसी तरह से दुनिया की इंटरनेशनल करेंसी बन गया। इसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना हुई, जहां पर अमेरिका ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। ऐसे ही एक थी GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसे 23 कंट्रीज के द्वारा 1947 में फाउंड किया गया। इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए अपने बीच में जो ट्रेड बैरियर्स है उसे घटा देंगे। इसका मतलब था कि हम स्वदेशी नेशनलिज्म को प्रमोट करने की जगह हम इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देंगे। यही चीज बाद में जाकर WTO में बन गई 1995 में। 1950 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन 2 सबसे बड़ी सुपर पावर्स बन के निकली और यहाँ शुरुआत हुई कोल्ड वॉर की। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में जो जंग थी उसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच। लेकिन एक दूसरे से डायरेक्टली लड़ने की जगह इन दोनों कंट्रीज ने प्रॉक्सी वॉर खेली, मतलब अपने देश में एक दूसरे से जाकर नहीं लड़ेंगे, दूसरी कंट्रीज में जाकर इन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी। वो जाकर उन देशों में सरकारें गिरा देते थे, कभी ऑपोजिशन के पैसे से फंडिंग करके, तो कभी टेररिस्ट रिबेल ग्रुप्स की फंडिंग करके, तो कभी डायरेक्टली एसेंशिएट करके रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन साइक्लोन में अफगानिस्तान में जाकर तालिबान मिलिटेंट्स की फंडिंग की, ताकि सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस रोका जा सके। और उसी की वजह से यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स की भी शुरुआत हुई। ऐसी ही कहानियां सुनने को मिली ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, ईरान, कोंगो, डोमिनिकन रिपब्लिक और कई सारे एग्जाम्पल हैं। इतने सारे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की वजह से बहुत सारे देश डायरेक्टली डिपेंडेंट बन गए यूएसए पर, जिसकी वजह से अमेरिका और भी ज्यादा पावरफुल बन गया।
यही रीजन है कि आज के दिन 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस है अमेरिका के 70 से ज्यादा अलग अलग देशों में। और कोल्ड वॉर के दौरान ये सब अचीव करने के लिए अमेरिका को मिलिट्री पर बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ा, जिसकी वजह से आज के दिन अमेरिका की मिलिट्री पावर बेस्ट है। 1949 में अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ नेटो अलायंस बनाई सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, और ये नेटो अलायंस आज के दिन तक एग्जिस्ट करती है। इसी की वजह से ही अमेरिका हमेशा ही कोऑपरेटिव रहा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ, और ज्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका पर काफी डिपेंडेंट रही इतने सालों के लिए, क्योंकि उनकी खुद की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अमेरिका काफी पावरफुल था। इन सब बुरी चीजों के लिए पूरे देश को ब्लेम करना सही नहीं होगा, क्योंकि ढेरों प्रेसिडेंट बने यूएसए में, जिनमें से कुछ प्रेसिडेंट ऐसे थे जो मिलिट्री पावर पर फोकस करते थे, जैसे कि रोनाल्ड रीगन, रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्रेसिडेंट्स ऐसे थे जो पीसफुल अलायंस बनाने पर फोकस करते थे और उनका मिलिट्री में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से देश आगे बढ़ा है पीसफुली। जैसे कि अल गौर एक वाइस प्रेसिडेंट थे यूएसए के, रूसवेल्ट, वुड्रो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा। वुड्रो विल्सन वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के जिन्होंने डिसीजन लिया कि अमेरिका को बाहर ही रखा जाएगा वर्ल्ड वॉर 1 से। इन्होंने 1970 में, जब पता लग रहा था कि अमेरिका के इंटरफेरेंस से वॉर खत्म हो सकती है, इन्होंने लीग ऑफ नेशंस की भी शुरुआत की थी, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी थी यूनाइटेड नेशंस की ही तरह। तो कोल्ड वॉर के समय दुनिया का नक्शा ऐसा दिखता था। ऑलमोस्ट हर एक देश या तो अमेरिका के साथ था या तो सोवियत यूनियन के साथ। तो कोई हैरानी की बात नहीं थी कि जब सारे देश या तो इस तरफ जाएंगे या उस तरफ जाएंगे। इससे ये दोनों ही देश और पावरफुल बन गए। ये दोनों देश सुपर पावर बन गए। और 1990 के बाद जब सोवियत यूनियन टुकड़ों में बिखर गया, उसके बाद सिर्फ एक ही सुपर पावर देश रह गया दुनिया में, जिसका नाम था अमेरिका। अब ये सारे रीजंस तो जियोपॉलिटिकल थे, लेकिन इसके अलावा कुछ इंटरनल रीजंस भी थे, जिसकी वजह से अमेरिका इतना बड़ा पावरफुल सुपर पावर बन पाया। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, सत्या नडेला, कितने ऐसे इंडियंस हैं जो अमेरिका में जाकर सक्सेसफुल बने। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन जो अमेरिका में जाकर बड़े पॉपुलर हुए। एलन मस्क एक साउथ अफ्रीकन जो अमेरिका में आए और इतने सक्सेसफुल बने। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करो हमारे पेज को। धन्यवाद।